हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र माही पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वैदिक सभ्यता की प्रमुख शब्दावली से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके क्वेश्चंस नहीं बदलते हैं, लेकिन हाँ, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ज़रूर बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ उसकी जो मैंने व्याख्या की है उस पर भी आप लोग ज़रूर गौर करें, ताकि क्वेश्चंस का पैटर्न अगर चेंज भी हो जाए तो आप लोगों को उसका जवाब देने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, वैदिक काल में गविष्टि शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था। गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। ऋग्वैदिक काल में पशु ही संपत्ति का मूल जो है आधार था। यही कारण है कि उस समय ज़्यादातर युद्ध पशुओं के लिए ही होता था, इसलिए युद्ध के पर्याय के रूप में गविष्टि शब्द प्रयोग होता था। इस काल में संघर्ष एवं लड़ाइयों के लिए गविष्टि के अलावा गवेषणा, गव्यात आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। राजा या मुखिया को गौपति कहा जाता था, जो गायों की रक्षा करता था। आरंभिक वैदिक काल में पालतू पशु संपन्नता के प्रधान प्रतीक थे। ऋग्वेद में बहुत सी भाषागत अभिव्यक्तियाँ पालतू पशु गाय अर्थात गौ से जुड़ी हुई हैं। जैसे एक संपन्न आदमी जो पालतू पशुओं का स्वामी होता था गोमत कहलाता था। इसी तरह गोधूली शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक समाज में समय को मापने के लिए किया जाता था। इसी तरह से जो है पुत्री के लिए दुहिता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वह दूध दूहने का काम करती थी। यह सारे शब्द गौ से बने हुए हैं, जिससे ऋग्वैदिक काल में गौ पालन के महत्व का पता चलता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जो है वो बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उसको भी ध्यान में रखें। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि गौपति किसे कहा जाता था, तो राजा या मुखिया को गौपति कहा जाता था। उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए कि दुहिता किसे कहा जाता था या गोमत किसे कहा जाता था, तो आप लोग उसका भी जवाब यहाँ पे पढ़ने के बाद दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक काल में अस्पष्ट था। ए ग्राम का मुखिया, बी व्यापारियों का जत्था, सी कृषक, डी गुप्तचर। दोस्तों, वैदिक काल में अस्पष्ट गुप्तचर को कहा जाता था, जो जनता की गतिविधियों को देखता था गुप्त रूप से। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से अमाजू किसे कहा जाता था। दोस्तों, अमाजू जो है वह जीवन भर अर्थात आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को कहा जाता था, जबकि परिवार के मुखिया को कुलप एवं गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक काल में अधिवास था। ए निवास स्थान, बी कपड़े का एक प्रकार, सी एक प्रकार का पेय, डी सामुदायिक भवन। दोस्तों, वैदिक काल में अधिवास कपड़े का एक प्रकार था। वैदिक आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीय। कमर के नीचे धारण करने वाले वस्त्र को वास कहा जाता था तथा कमर के ऊपर धारण करने वाले वस्त्र को अधिवास कहा जाता था, और पगड़ी के रूप में धारण करने वाले वस्त्र को जो है वह उष्णीय कहा जाता था। इसके अलावा एक प्रकार का और वस्त्र था जिसे नीवी कहा जाता था, यह अंतः वस्त्र था। तो यहाँ पर जो वैदिक कालीन वस्त्र के जो प्रकार हैं वह तीनों प्रकार वास, अधिवास और उष्णीय हमने बता दिया है। इसके अलावा नीवी भी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि नीवी क्या था, तो वह भी एक प्रकार का वस्त्र था जो अंतः वस्त्र के रूप में धारण किया जाता था। नेक्स्ट सवाल है, पनी कहा जाता था। ए व्यापारियों के जत्थे को, बी सैनिक टुकड़ियों को, सी ग्रामीण मुखिया को, डी एक प्रकार के रत्न को। दोस्तों, पनी व्यापारियों के जत्थे को कहा जाता था। हालांकि ऋग्वैदिक साहित्य में मवेशी चोर के लिए भी पनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए अगर कभी ऑप्शन में मवेशी चोर दिया रहे तो आप लोग उस पर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शतमान था।
ए सोने का सिक्का, बी चांदी की मुद्रा, एम आभूषण, सी तांबे का सिक्का, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों शतमान जो है वह चांदी की मुद्रा एवं आभूषण था। शतमान संभवतः चांदी की मुद्रा थी। शतपथ ब्राह्मण में दक्षिणा के रूप में इसका वर्णन मिलता है। अगर ये पूछा जाए कि शतमान शब्द का प्रयोग में कहाँ पे मिलता है, तो हम लोगों को ये शतपथ ब्राह्मण में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था? ए उर्वरा अथवा क्षेत्र, बी गव्य, सी कुल्या, डी वाजपती। दोस्तों कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। इसके अलावे गव्य, कुल्या, वाजपती जो है वह भी अलग अलग चीज़ों के लिए टर्मिनोलॉजी यूज होता था। जैसे चारागाह के लिए गव्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं नहरों के लिए कुल्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, और गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपती कहा जाता था। दोस्तों कई बार यह क्वेश्चंस जो है कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। सब अगर या तो मिलाने वाले में भी क्वेश्चंस दे दिया जाता है, एक तरफ आपके शब्द लिखे रहेंगे गव्य, कुल्या, वाजपती, दूसरी तरफ उसके मीनिंग लिखे रहेंगे, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखें। जैसे चारागाह के लिए अगर पूछा जाए तो क्या होगा? गव्य। नहरों के लिए पूछा जाए तो क्या होगा? कुल्या। जबकि गोचर भूमि के अधिकारी को के लिए पूछा जाए तो क्या होगा उसका जवाब? वाजपती। गोचर भूमि अर्थात गौ चराने की भूमि, अर्थात कुल मिला के कह सकते हैं कि चारागाह भूमि के जो अधिकारी होते थे उसको वाजपती कहा जाता था। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि ये जो भी शब्द हैं ये ऋग्वैदिक शब्द हैं, और ऋग्वैदिक काल में चारागाह ही जो है वह आजीविका का मुख्य साधन था। कृषि का बहुत ज़्यादा विकास ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि का महत्व काफ़ी बढ़ गया, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो है वह पशुपालन ही आजीविका का मुख्य साधन था। इसीलिए वहाँ पर चारागाह का महत्व काफ़ी ज़्यादा था, और उसके लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उसको वाजपती कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद में वर्णित सर्द, व्रात तथा गण आदि क्या थे? दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित सर्द, व्रात तथा गण आदि सैनिक टुकड़ियाँ थे। यहाँ पर हम ध्यान रखें कि ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, बल्कि वह युद्ध का स्वामी था, और युद्ध के लिए उसके पास जो अस्थायी सैनिक टुकड़ियाँ होती थी उसे ही सर्द, व्रात, गण आदि में बांटा गया था। युद्ध के समय संगठित की गई सेना को नागरिक सेना कहा जाता था। तो कई बार ये सवाल पूछा भी गया है कि वैदिक काल में नागरिक सेना क्या था, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं कि युद्ध के समय में संगठित की गई या अस्थायी सेना को नागरिक सेना कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक काल में प्रश्न विनाशक कहा जाता था? दोस्तों वैदिक काल में प्रश्न विनाशक शब्द जो है वह न्यायाधीश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट सवाल है, कृष्णल, रतिका, गुंजा आदि क्या थे? दोस्तों कृष्णल, रतिका, गुंजा आदि वह जो है एक माप तौल की एक इकाई थी। यहाँ पे ध्यान रखें कि सैनिक टुकड़ियों के लिए हम लोगों ने सर्द, व्रात, गण आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। देखें भूमिकर, चूँकि यहाँ पर अभी कृषि का विकास उतना नहीं हुआ था, इसलिए भूमिकर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और सी माप तौल की इकाई के रूप में हम लोग कृष्णल, रतिका, गुंजा आदि शब्दों का इस्तेमाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? दोस्तों वेदों का संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। वेद शब्द को संस्कृत के विद से लिया गया है, जिसका भावार्थ है ज्ञान होना। वेदों में प्रार्थनाओं और श्लोकों का संकलन है। इसकी रचना बहुत से कवियों तथा महर्षियों के परिवारों ने देवताओं के सम्मान में की। हम लोग जानते हैं कि 4 वेद हैं, और चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि यह उस समय की मौखिक परंपरा के प्रतीक हैं। चूँकि इस श्लोक का तात्पर्य था सुनकर पाठ करना, उसको कंठस्थ करना तथा मौखिक रूप से उसको हस्तांतरित कर देना। इस प्रकार कहा जाता है कि जिस समय इसको संकलित किया गया उस समय इसको लिखा नहीं गया था। इसी कारण किसी भी संहिता अर्थात वेद के रचना काल को पूर्ण निश्चय के साथ नहीं बताया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है,
सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? दोस्तों, सोम देवता जो कि वनस्पति के देवता थे, उसका उल्लेख है ऋग्वेद के नवम मंडल में मिलता है। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ भी था जो कि यज्ञों के समय इसको वितरित किया जाता था। नेक्स्ट सवाल है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ किसे माना जाता है? दोस्तों, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति को माना जाता है। इसके बाद जो कालक्रम के अनुसार आता है वह याज्ञवल्क्य स्मृति आता है, उसके बाद नारद स्मृति आता है और लास्ट उसके बाद पराशर स्मृति का स्थान आता है। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक सभ्यता थी ए घुमंतु, बी खाद्य संग्राहक, सी ग्रामीण, डी शहरी। दोस्तों, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि वैदिक सभ्यता भले ही कालक्रम के अनुसार हड़प्पा सभ्यता से बाद की सभ्यता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह जो है वह हड़प्पा सभ्यता से पिछड़ी हुई सभ्यता थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वो वैदिक काल के पहले की सभ्यता है। लेकिन वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो हड़प्पा सभ्यता के बाद की सभ्यता है। तो हम लोग यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे समय आगे निकलता है तो तकनीक का भी विकास होता है। तो हम लोगों यहाँ पे होना ये चाहिए था कि हड़प्पा सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी वह धीरे धीरे विकसित होकर के महानगर में परिवर्तित होता, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ और हड़प्पा सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता का रूप में विकसित हुई। इसलिए हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में आपस में कोई तारतम्यता स्थापित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम है? दोस्तों, आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र के रूप में है। कुल अर्थात परिवार, परिवार के समूह से ग्राम बनता था, ग्रामों के समूह से विश्व बनता था जो कि कबीला के रूप में जाना जाता था, और विश्व के समूह से जन बनता था और जन के समूह से अंततः राष्ट्र बनता था। हालांकि राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल उस समय उस रूप में नहीं किया जाता था जिस रूप में आज किया जाता है, लेकिन ये इसका आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम ऐसे ही चलता था। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे दोस्तों आप लोग चारों ऑप्शंस को देखेंगे, इसलिए आप लोग सारे ऑप्शंस को देख लें। जैसे ए में दिया गया है वैदिक समाज प्रतिसत्तात्मक था, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि वैदिक समाज प्रतिसत्तात्मक था, ऐसा जो है साक्ष्य मिलता है। दूसरा, वैदिक समाज मातृसत्तात्मक था। दोस्तों, वैदिक समाज मातृसत्तात्मक नहीं था। हालांकि वैदिक समाज में स्त्रियों का काफ़ी सम्मान किया जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो सत्ता थी वो मातृसत्तात्मक नहीं थी। तीसरा है, वैदिक समाज में वेश्यावृत्ति प्रथा प्रचलित था? बिल्कुल था। नेक्स्ट है, वैदिक समाज में दास प्रथा प्रचलन नहीं था? नहीं था, दास प्रथा का प्रचलन वैदिक समाज में नहीं था। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है वह बी जो है उत्तर सही होगा, अर्थात वैदिक समाज मातृसत्तात्मक था। तो यह कथन जो है वो गलत है और हम लोगों को गलत कथन को ही देखना था कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जवाब क्या होगा? वैदिक समाज मातृसत्तात्मक समाज नहीं था बल्कि वह प्रतिसत्तात्मक समाज था। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया था? ए अतरंजी खेड़ा में, बी कौशाम्बी में, सी तक्षशिला में, डी प्रयाग में। दोस्तों, वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया था कौशाम्बी क्षेत्र में, जबकि अतरंजी खेड़ा में जो है वह उत्तर वैदिक काल के लोहे का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वैदिक कालीन वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन वितस्ता नदी का आधुनिक नाम झेलम है। इसके अलावे बाकी नदियों के भी आधुनिक नाम आप लोग देख सकते हैं, जैसे परुसनी का आधुनिक नाम रावी है, अस्कनी का आधुनिक नाम चिनाब है, कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है, सदानिरा का आधुनिक नाम गंडक है, विपाशा का आधुनिक नाम ब्यास है,
द्विजदती का आधुनिक नाम घग्गर है और शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। दोस्तों इस लिस्ट को आप लोग जो है वह बिल्कुल ध्यान में रखें। कई बार जो है मैचिंग वाले क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाता है, एक तरफ आपको पुराने नाम दिए रहेंगे, एक तरफ नए नाम दिए रहेंगे और वहाँ पे आपको मैच करना रहेगा। इसलिए आप लोग इसको जो है बढ़िया से याद कर लें। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गंडक किस नदी को कहा जाता था, तो आप लोगों को उस समय ध्यान में याद रहेगा तो आसानी से आप लोग सही कर सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि घग्गर का पुराना नाम क्या था, तो घग्गर का पुराना नाम द्विजदती था, ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांगों की कुल संख्या है। दोस्तों वेदांगों की कुल संख्या जो है वह 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। दोस्तों इसका महत्व वैदिक काल में बहुत था, इसलिए वेद का इसको अंग बोला गया। वेदांग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंग। यह जो है वैदिक साहित्य को पढ़ने समझने में काफ़ी मदद करता था, इसलिए इसके महत्व को देखते हुए इसके हर भाग को अर्थात जो 6 भाग हैं उसको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे या उसकी उपमा दी गई है। जैसे वेद की आँख बोला गया है किसको? ज्योतिष को। वेद के कान बोला गया है किसको? निरुक्त को। वेद के नाक बोला गया है किसको? शिक्षा को। वेद का मुंह बोला गया है व्याकरण को। वेद का हाथ बोला गया है कल्प को। वेद का पाँव बोला गया है छंद को। इसलिए आप लोग यहाँ पर जो है वह इस सीरीज को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल है भारतीय दर्शन के प्राचीनतम स्रोत क्या है? दोस्तों भारतीय दर्शन के प्राचीनतम स्रोत हैं उपनिषद। उपनिषद में उप का अर्थ समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। यह भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीनतम स्रोत है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष एवं पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई गई है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। वहीं यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि उपनिषदों से पहले आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, आरण्यक ग्रंथों की रचना की गई थी, जो ब्राह्मण ग्रंथों का ही अंतिम भाग था, जिसमें भी दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों का ही पूरक उपनिषद है और जंगल में पढ़े जाने के कारण ही इन्हें आरण्यक कहा जाता है। किसको? जो ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि कभी अगर सवाल ये दे कि इनमें से किसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है और उसमें अगर उपनिषद ऑप्शन में नहीं हो और आरण्यक ऑप्शन में हो तो उसे आप आरण्यक पे सही करेंगे। नेक्स्ट सवाल है किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति एवं राज्याभिषेक का वर्णन है? ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी कौशिकी ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण, डी गोपद ब्राह्मण। दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसी में राज्य की उत्पत्ति एवं राज्याभिषेक का वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में पूर्व दिशा में स्थापित राज्य को साम्राज्य, किस दिशा में? पूर्व दिशा में, तथा उसके शासक को सम्राट कहा जाता था, एवं पश्चिम दिशा में स्थापित राज्य को स्वराज्य और उसके शासक को सौराट कहा जा गया है। इसी प्रकार उत्तर में स्थापित राज्य को वैराज्य और उसके शासक को विराट कहा गया है, तथा दक्षिण में स्थापित राज्य को भोज और उसके शासक को भोज कहा जाता था या कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसकी चर्चा इसलिए की है क्योंकि कई बार पीसीएस के एग्ज़ाम में ऐसा पूछा गया है कि ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित पूर्व दिशा में स्थापित राज्य को क्या कहा जाता था? तो साम्राज्य कहा जाता था। या कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक तरफ स्थापित राज्य और दूसरी तरफ उसके शासक का लिस्ट दिया हुआ है। जैसे एक तरफ दे दिया जाएगा आपको साम्राज्य, विराज्य या वैराज्य, है ना, या भोज, और दूसरी तरफ उसके शासक का नाम दे दिया जाएगा सम्राट, विराट, भोज आदि। तो आप लोग अगर ये जाने हुए रहेंगे तो आसानी से उसको हल कर सकते हैं। इसलिए इसको एक बार फिर से देख लें
कि पूर्व दिशा में स्थापित राज्य को साम्राज्य तथा उसके शासक को सम्राट कहा जाता था, जबकि पश्चिम दिशा में स्थापित राज्य को जो है वह स्वराज्य और उसके शासक को सौराट कहा जाता था। इसी प्रकार उत्तर में स्थापित राज्य को बैराज्य और उसके शासक को विराट कहा जाता था, तथा दक्षिण में स्थापित राज्य को भोज और उसके शासक को भोज कहा गया है। इसलिए इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल है, राजा के राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? ए अश्वमेध यज्ञ, बी राजसू यज्ञ, सी वाजपेयी यज्ञ, डी अग्निष्टोम यज्ञ। दोस्तों, राजा के राज्याभिषेक के लिए राजसू यज्ञ किया जाता था। राजसू यज्ञ संपन्न होने पर प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट को दिव्य शक्ति मिल गई है। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर जाता था। यहाँ पे रत्नी किसको बोला जाता था ये भी देख लें हम लोग। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा गया है और उस समय कुल मिला के 12 प्रमुख रत्नी थे। यह राज्य परिषद के सदस्य थे। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी, मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारीगण आते थे। वहीं अश्वमेध यज्ञ में राजा द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था तथा वाजपेयी यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वह राजा का राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो राजसू यज्ञ किया जाता था। जबकि अगर ये पूछा जाए कि किस यज्ञ में राजा के द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था तो उसका जवाब क्या होगा? अश्वमेध यज्ञ। अगर ये पूछा जाए कि किस यज्ञ के दौरान रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था तो उसका जवाब क्या होगा? वाजपेयी यज्ञ। नेक्स्ट सवाल है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? ए कठोपनिषद, बी जाबालोपनिषद, सी मुंडकोपनिषद, डी इस उपनिषद। दोस्तों, सर्वप्रथम जो है वह जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम कौन कौन? जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में आज इतना ही क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की गई है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उसका जवाब मैं आप लोगों को दे सकूं। जय हिंद।